बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम ब्रांच की जांच में कुंद्रा के पॉर्न कारोबार से जुड़े इंटरनेशनल अपराधी यश ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव से भी संपर्क में था। यश ठाकुर राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स ऐप की तरह ही नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाता है। खबर है कि कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच बिजनेस की कड़ी आरोपी उमेश कामत था। उमेश कामत रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट पर पॉर्न वीडियो बनाकर उसे कुंद्रा के हॉट शॉट्स और यश ठाकुर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाता था। उन वीडियो से यश ठाकुर को जितना मुनाफा होता वो उस मुनाफे की रॉयल्टी राज कुंद्रा को दे देता था। राज कुंद्रा की एक दूसरी कंपनी जेएल स्ट्रीम भी है जो 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करती है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जेएल स्ट्रीम का एक दफ्तर सिंगापुर में है और दूसरा लंदन में। खबर है कि जेएल स्ट्रीम के जरिए ही राज कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच कारोबार होता था। तो यश और साथ ही साथ एक और शख्स उमेश कामत के कांटेक्ट में रहते थे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि राज कुंद्रा के लगातार जो बार बार ये आरोप लग रहे हैं उनसे जुड़े हुए तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं कि अश्लील रैकेट से किस तरह का जुड़ाव राज कुंद्रा से था। कल तक जिन दो ऐप की बात हो रही है उसके अलावा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र इस मामले में सामने आ रहा है। और इसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि आरोपी उमेश कामत के पास से मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ करीब 70 अश्लील वीडियो लगे जिसे उसने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की मदद से बनवाया था। और इनके अलावा हॉट शॉट्स ऐप पर अपलोड किए गए 20 से 30 मिनट तक के करीब 90 वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सभी वीडियो पॉर्न नहीं बल्कि एरोटिक वीडियोज हैं। और इस बात को लेकर कुछ मॉडल्स भी ये कह रही हैं कि जिस तरह के लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी। लेकिन इस बीच गहना वशिष्ठ नाम की एक मॉडल भी सामने आई जिसने कहा कि उन फिल्मों में उन वीडियोस में ऐसा पॉर्न जैसा कुछ नहीं है। ये बात राज कुंद्रा भी अपनी बात में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एरोटिक वीडियोस हैं, इसे पॉर्न फिल्म कहना सही नहीं है। और इन्हीं सबके बीच मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में राज कुंद्रा के दफ्तर पर कल क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की थी। जांच टीम को कुंद्रा के ऑफिस के कई अश्लील वीडियो और दस्तावेज मिले। बाद में पुलिस ने पूरे ऑफिस को सील कर दिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसी दफ्तर में अश्लील वीडियो की एडिटिंग की जाती थी और फिर उन वीडियो पर उन्हें लंदन भेजा जाता था कि आगे उन पर काम किया जा सके। तो ये वो दफ्तर और लगातार जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे जुड़ी हुई एक एक कर किस तरह से राज कुंद्रा का पर्दाफाश हो रहा है अश्लील वीडियो मामले में। पोर्नोग्राफी वीडियो मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कल राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान उस सर्वर को सील कर दिया जिसके जरिए अश्लील वीडियो यूके भेजे जाते थे। जिस दफ्तर में छापेमारी की गई, मेरे पीछे ये दफ्तर है, ये लोटस ग्रैंडोर जो जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में इमारत है, इसी के 15वें फ्लोर पर राज कुंद्रा का दफ्तर है। बियान कंपनी जिसका नाम जांच में सामने आया है वही दफ्तर यहाँ पर है। और इसी दफ्तर में कल शाम को क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है। इस दौरान सबसे पहले उस सर्वर को सील किया जाता है जिसके जरिए तमाम अश्लील वीडियो शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद यूके भेजे जाते थे और फिर वहां पर पब्लिश अलग अलग वेबसाइट और ऐप पर किए जाते थे। सबसे अहम चीज कि यही वो दफ्तर है क्योंकि यहीं पर अश्लील वीडियो बनने के बाद जो है यहाँ पर उसकी एडिटिंग होती थी। एडिटिंग के बाद पूरी प्रक्रिया जब वीडियो फाइनल हो जाता था तब उसी सर्वर के जरिए उसे यूके भेजा जाता था। और यही नहीं, पॉर्न फिल्मों के कारोबार को चलाने के लिए राज कुंद्रा ने 3 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। पहला ग्रुप एचएस अकाउंट का था जो हॉट शॉट्स ऐप से जुड़े कंटेंट, सब्सक्राइबर, पेमेंट और पॉर्न बिजनेस से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ था। दूसरा ग्रुप था एचएस ऑपरेशन के नाम से और इस ग्रुप में पॉर्न फिल्मों की शूटिंग, एक्टर कौन होगा और उसकी पेमेंट कैसे होगी और फिल्म तैयार होने के बाद केंद्रीय कंपनी को कैसे भेजी जाएगी, इस पर काम होता था। इन सब के अलावा तीसरा जो ग्रुप था वो एचएस टेक डाउन का था। इस ग्रुप के जरिए पॉर्न फिल्मों के कॉपीराइट और पायरेसी पर नजर रखने का काम होता था। हॉट शॉट्स ऐप पर जो फिल्में अपलोड की जाती थी, अश्लील फिल्में अपलोड की जाती थी, वो किसी और पॉर्न वेबसाइट या पोर्टल पर ना हो, इस पर भी निगाह रखी जाती थी। और अगर किसी दूसरी वेबसाइट ने हॉट शॉट्स ऐप की अश्लील फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर डाली हैं तो उसे लीगल नोटिस भी भेजकर कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया भी जाता था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन राज कुंद्रा ही था।
और साथ ही न्यूज 18 के हाथ राज कुंद्रा के कई चैट्स लगे हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये चैट्स बताते हैं कि कैसे कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के ऐप पर अपलोड करने के लिए प्लान बी को तैयार किया हुआ था। खबर है कि 18 नवंबर को गूगल प्ले ने राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स मोबाइल ऐप को हटा दिया था, जिसका कुंद्रा को पहले से ही अंदाजा था। इसलिए कुंद्रा ने चैट में लिखा कि अब प्लान बी शुरू होता है। प्लान बी के तहत कुंद्रा ने एक दूसरा मोबाइल ऐप बॉलीफ्रेम शुरू करने की बात कही। मतलब ये कि कुंद्रा ने पहले ही बॉलीफ्रेम ऐप बना लिया था ताकि वो हॉट शॉट की जगह बॉलीफ्रेम के जरिए अश्लील फिल्मों को कारोबार उनका आगे बढ़ाया जा सके। और अभी बड़ी खबर आ रही है कि हॉट शॉट्स मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में डालकर कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए की कमाई करता था। कुंद्रा के जो बैंक डिटेल सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक हॉट शॉट्स पर अश्लील फिल्में दिखाकर कुंद्रा हर दिन 10 लाख रुपए कमाता था। मुंबई पुलिस के मुताबिक मेंटेनेंस के नाम पर लंदन बेस्ड कैनरिन कंपनी से कुंद्रा के वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आते थे और इसके बाद कुछ फर्जी कंपनियों से पैसा घुमाकर आखिर में राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। अब पुलिस की टीम कुंद्रा के सभी बैंक अकाउंट का फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में है। पूछताछ में कुंद्रा ने बताया कि फरवरी 2019 में उसने आर्म्स प्राइम वीडियो लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और हॉट शॉट्स ऐप बनाया था और इन हॉट शॉट ऐप को उसने कैनरिन नाम की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था। अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए इन्हें दिखाने के लिए आरोप में राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी काली हकीकत सामने आ रही है। कुंद्रा के इस गोरख धंधे पर मॉडल पूनम पांडे और गहना वशिष्ठ क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया, जहां पे बहुत सारे SC/ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग, असलियत में जो दलित पीड़ित जिनको भारत के समाज ने न्याय देने में देर की, उन लोगों को उस उच्च स्थान तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की संसद में सबसे अधिक महिला मंत्री बनकर आई और उनका भी इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। तो ये सब जो नैरेटिव है, भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप साझा रखें। तो इस वक्त आप मीनाक्षी लेखी को लाइव सुन रहे थे। विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, इसलिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि आखिर सदन में सत्ता पक्ष को और प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बोलने दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन जिस तरह से वो नए तमाम चेहरों का परिचय करवाना चाहते थे और इस बीच कितना हो हंगामा हुआ, वो सब तस्वीरें हम सब ने देखी, पूरे देश ने देखी। लेकिन इस पर लगातार बीजेपी आक्रामक है कि जो इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा है, कम से कम विपक्ष उस बात की तो गरिमा रखता कि प्रधानमंत्री वो परिचय तो करवा पाते, पर इतना भी ना मुनासिब हुआ। और आज की एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जंतर मंतर पर किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान कवरेज कर रहे न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र गोसाई को चोट लगी है। नागेंद्र पर जंतर मंतर पर हमला किया गया है जिनमें वो घायल हुए हैं और इस बीच वो तस्वीरें आपके सामने जो हमारे कैमरा पर्सन को चोट लगी है, और ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि ये पता चल पाए कि किस तरह इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है।
हमारे कैमरा पर्सन ने अपनी बात को भी रखा है कि किन हालात में उनके साथ इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर में जो कवरेज करने गए रिपोर्टर और कैमरा पर्सन है, किस तरह से उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उसकी तस्वीर इस वक्त सामने है। जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान कवरेज कर रहे न्यूज 18 के कैमरा पर्सन नागेंद्र गोसाई को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्हें चोट लगी है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें चोटिल किया गया है, कौन लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया। नागेंद्र पर जंतर मंतर पर हमला किया गया है, जिनमें वो घायल हुए हैं और वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मीडिया कर्मी और किसानों के बीच में हाथापाई होती है और न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र गोसाई के ऊपर हमला किया जाता है। साफ तौर पे उनके पास किसान मोर्चा द्वारा निर्धारित एक आईडी कार्ड भी होता है। क्या कुछ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये चोट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोट लगी है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष ने वो यहाँ पर क्या करने आए और उन्होंने मीडिया कर्मी पर इस तरीके से जानलेवा हमला क्यों किया, प्रशासन के होते हुए भी। सवाल क्या कुछ हुआ नागेंद्र जी आपके साथ? देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ एब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था, गोल्डी मीडिया ये वो, इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया, देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो सारा मैं इंजर्ड हो गया। यही चोट मेरे सर पे लगती तो शायद यहाँ पूरा फट चुका होता। बिल्कुल आपत्तिजनक तत्व जंतर मंतर पर कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि इन लोगों को आईडी कार्ड के माध्यम से ही यहाँ पर लाया गया है और इस तरीके की चोट कहीं ना कहीं एक मीडिया कर्मी पर जो समाज की जनता की आवाज बुलंद करता है उस पर क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल शासन प्रशासन पर है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। और इस प्रोटेस्ट पर और इस हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक बिष्ट जंतर मंतर से हैं, साथ ही हमारे साथ आनंद तिवारी भी जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी की बड़ी खबर क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि हमारे सहयोगी को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया है इस प्रोटेस्ट को, वो कवरेज देने के लिए गए थे वहां पर। जी देखिए प्रीति, बिल्कुल भीड़ तंत्र को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर गुंडागर्दी करे। और यहाँ पर जिस तरह से न्यूज़ 18 के कैमरा पर्सन पर हमला हुआ, उन्हें चोट लगी, उन्हें आरएमएल अस्पताल जो है न्यूज़ 18 का स्टाफ ले गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के तमाम अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंची है और इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई है उसका भी आश्वासन दिल्ली पुलिस ने दिया है। लगातार हमारे सहयोगी अमित ने राकेश टिकेत साहब से भी ये सवाल पूछा था कि क्या ये गुंडागर्दी है या मतलब लोकतंत्र के नाम पर, क्या ये अभिव्यक्ति के नाम पर ये कहीं ना कहीं एक बेजा इस्तेमाल हो रहा है कि आप मीडिया को बार बार टारगेट करें। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, इसके पहले भी लगातार किसानों के कवरेज के दौरान मीडिया को टारगेट किया गया था। ये सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी ने पूछा और उनका राकेश टिकेत ने आश्वासन दिया है कि वो इस पे कार्रवाई करवाएंगे, वो इस पे पता करेंगे कि ऐसे कौन लोग थे, क्या वो इन्हीं लोगों में से थे या वो भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने एक माहौल बनाने की यहाँ पर फिर से कोशिश की है। लेकिन प्रीति, 1 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। आज पहला दिन है किसानों के प्रदर्शन का। यहाँ पर जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, 5 बजे बाकायदा उन्हें वापस जो पुलिस है, पुलिस का काफिला है, वो अपनी अपनी प्रदर्शन साइट पर उन्हें वापस जाके वहां पर जाके छोड़ के आएगा, ड्रॉप करके आएगा। और अब देखना होगा कि जब अगली रणनीति के साथ कल किसान यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह का उनका यहाँ पर मूवमेंट होता है, क्या कुछ चीजें नई वो यहाँ पर मीडिया के सामने रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बहुत सारे किसानों से बात की थी, उनका कहना है कि हम अपना खाने पीने का इंतजाम खुद करके आए थे और यहाँ पर हमने यहाँ पर लोगों के लिए खाना बांटा है और अपनी मांगे को लेकर लगातार बढ़े हुए हैं कि उनकी बात जो है वो जंतर मंतर से संसद भवन तक जाए, जहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और लगातार बीच का रास्ता अभी लगता नहीं है कि कोई प्रीति बनेगा, क्योंकि जो तकरार है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि किसानों का जो रुख है वो एक तरीके से बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। कोई बीच का रास्ता आनंद, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कल ताजपोशी नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के बनेंगे। इस बीच कैप्टन अमरिंदर भी उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें लगातार खबरें आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर की मौजूदगी होगी कि नहीं होगी। इस बीच पंकज कपाही हमारे सहयोगी ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कल सिद्धू के अध्यक्ष पद के कार्यक्रम में, ताजपोशी कार्यक्रम में अमरिंदर भी पहुंच सकते हैं।
और लगातार अमरिंदर की मौजूदगी को लेकर विपक्ष और साथ ही साथ तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो फिर किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर पंजाब में कांग्रेस नजर आएगी। और ऐसे में ये संकेत आ रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायकों से भी मिलेंगे अमरिंदर सिंह। और हमारे साथ अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरुण, इसे खुशखबरी के तौर पर देख सकती है क्या पंजाब कांग्रेस? देखिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है। अभी अमरिंदर सिंह के करीबी जो सूत्र हैं उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं। कांग्रेस के जो लोग इस बातचीत का हिस्सा थे, हरीश रावत से लेकर के जो भी लोग कैप्टन को मनाने गए थे, कम से कम उनका ये दावा है कि उन्होंने मना लिया इस बात के लिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की ताजपोशी जो कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में जो कांग्रेस का मुख्यालय वहां पर होने वाली उसमें शामिल होंगे। पार्टी कोशिश कर रही है कि उनको वहां पर भेज करके दो संदेश दिया जाए। पहला तो ये कि अमरिंदर सिंह ने बड़प्पन दिखाया, वो बड़े हैं और कहा भी जाता है बड़ा क्षमा बड़न को शोभत है, छोटन को उत्पात। तो पार्टी दावा कर रही है कि बड़ा होने की वजह से उन्होंने एक तरह से बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन कैप्टन के करीब लोग हैं वो कहते हैं कि वो मांग अब भी उनकी कायम है कि जब तक सिद्धू उनसे माफी नहीं मांगे तब तक वो उनसे प्राइवेट यानी अकेले में नहीं मिलेंगे। इसलिए बीच का रास्ता निकालने की बात कांग्रेस कह रही है। अब कल 11 बजे जब अमरिंदर सिंह वहां पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि उनके दिल की दूरियां कितनी मिटी। लेकिन अरुण, आप कह रहे हैं क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो ये जो छोटन है ये उत्पात अब खत्म कर देंगे, इसके बाद कंफर्म होगा अगर आते हैं तो? देखिए, एक बात तो है कि हरीश रावत ने जब उनसे कहा था कि अब आप अध्यक्ष मना रहे हैं और आप ऐसा ट्वीट नहीं करेंगे, ऐसा बयान नहीं देंगे जो कैप्टन के खिलाफ हो, पार्टी के खिलाफ हो। सिद्धू ने कम से कम पार्टी आलाकमान की बात मानी है और तब उन्होंने कोई ट्वीट या कोई बयान ऐसा नहीं दिया है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो या पार्टी के खिलाफ हो। और इसलिए पार्टी को तो उम्मीद है और जो लोग इस बातचीत का हिस्सा हैं, जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, उनका कहना पहला कदम है जब कैप्टन लेके जाएंगे उसके बाद सिद्धू दोबारा कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके घर जरूर जाएंगे। जी, लेकिन अरुण, अगर ये खबर कंफर्म होती है तो ये कितनी बड़ी राहत की खबर होगी, न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के लिए बल्कि कांग्रेस आलाकमान के लिए भी। देखिए, निश्चित राहत की खबर है। आज ही राहुल गांधी संसद में थे और जब उनसे पूछा गया था कि पंजाब के मामले पर आपका क्या कहना, कि मामला तो सुलझ गया, उस मामले पर क्या कहना है, कुछ बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया था। एक तरह से पार्टी आलाकमान को, हाईकमान को इस बात की तस्दीक गई है, जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं कि मामले को शांत कर लिया जाएगा। लेकिन मैं बात पर कहता हूं कि ये तब तक मामला शांत नहीं हो सकता जब तक कैप्टन सार्वजनिक रूप से इस मामले की समाप्ति की घोषणा न कर दे, यानी का रुख सामने न आ जाए। तो कैप्टन इतने कह दें कि उन्हें अब कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि कैप्टन के करीबी लोगों का अभी भी ये कहना है कि सिद्धू ने जो कुछ भी सार्वजनिक रूप से कैप्टन के वो अस्वीकार्य है और वो अपमानजनक था, उसकी माफी उनको मांगनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उनके एक तरह से ताजपोशी के समय मौजूद रहते हैं तो उसके बाद क्या सिद्धू को भी कांग्रेस नेतृत्व जो लोग बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं वो अरुण, मना आप बने रहिएगा इस बिग ब्रेकिंग के बारे में। एक बार फिर से अपने व्यूवर्स को बता दें, दरअसल ये मामला लंबे वक्त से चल रहा था, पंजाब कांग्रेस की लगातार फजीहत हो रही थी और ऐसे में ये खबर सामने आना कि कल जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू तो क्या कैप्टन अमरिंदर वहां पहुंचेंगे। अब खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीच में जब ये खबर कंफर्म हुई थी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार नवजोत सिंह संभालेंगे तो अमरिंदर सिंह के खेमे की तरफ से काफी नाराजगी जताई गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होने वाले पार्टी मुख्यालय पर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो शामिल हो सकते हैं। अरुण, खबर कांग्रेस आलाकमान के लिए और कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए आगे आ रहे थे उनके लिए बहुत राहत भरी है। लेकिन सिर्फ वहां पर पहुंच जाने से क्या दोनों के बीच जो एक तरह से दुश्मनी है या दूरियां हैं या दोनों के बीच मुखालफत है, क्या वो खत्म हो जाएगी? सवाल यही है। सवाल इसलिए भी ये है अहम क्योंकि चूंकि पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनकी ताजपोशी है, कैप्टन वहां नहीं जाते तो सीधे सीधे एक जो आला कमान है, नेतृत्व है, उसके आदेश, उसके निर्देश, उसके निर्णय की एक तरह से उसका विरोध माना जाता है। तो एक ऑफिशियल फंक्शन है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जा रहे हैं, लेकिन क्या इसको यह मान लिया जाए कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की दूरियां खत्म हो गई? मुझे लगता है कि ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कैप्टन के करीबी अभी भी इस बात का तस्दीक कर रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं कि कैप्टन के खिलाफ जो ट्वीट किए थे नवजोत सिंह सिद्धू ने वो बहुत ही डेरोगेटरी थे, अपमानजनक थे और वो बात कैप्टन भूले नहीं है और कैप्टन इस बात पर अभी भी
अड़े हुए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को उस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तो अरुण, सिद्धू- बड़ा जी। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये समझना, कल शक्ति प्रदर्शन हुआ नवजोत सिंह सिद्धू का और वो जो 60 विधायक दिखे, तो क्या ऐसा भी लग सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू खेमा जो है वो इसे अपनी जीत के तौर पर भी देख सकता है अगर कैप्टन अमरिंदर उसमें शामिल होते हैं कार्यक्रम में? देखिए, ये जरूर होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को थोड़ी राहत होगी, क्योंकि अगर लगातार विरोध करते रहते कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उनकी जो ताजपोशी थी वो अधूरी सी रहती। कैप्टन का वहां पहुंचना मतलब कैप्टन ये संदेश दिल्ली को भी देना चाहते हैं कि आपके निर्णय के मैं साथ हूं, लेकिन आपके निर्णय को मैं मानता उस तरह से नहीं हूं जिस तरह से मेरी सलाह के बाद आप निर्णय करते और मेरे इच्छा के मुताबिक करते तो मानता। क्योंकि पार्टी आलाकमान ने फैसला कर लिया और इसलिए मानना उनकी मजबूरी है, लेकिन वो पूरे मन से पूरे दिल से इस बात को नहीं मान रहे हैं और इसलिए सिर्फ ताजपोशी में जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएंगी, क्या दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा पहले करते थे, ये कहना बहुत मुश्किल। साथ एक मंच पर और एक लाइन पर होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू वाला खेमा जो है वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था अरुण कि कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से खफा है वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और अभी भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं वो जो सुलह के फॉर्मूले पर कितने दिनों से चर्चा हो रही थी, उस सुलह के फॉर्मूले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आते हुए दिख सकते हैं कल। देखिए, अभी सुलह हो गई ये कहना बहुत जल्दबाजी है, इसलिए क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने अभी कोई बयान नहीं दिया और उनके खेमे की तरफ इस बात से कोई संकेत नहीं है कि सिद्धू को अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। मजबूरी से स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आलाकमान का फैसला है, लेकिन पूरे दिल से और मन से इस फैसले को अभी भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कल ऑफिशियल फंक्शन है, वहां पर मुख्यमंत्री न होते तो बातें बनती तो सीधे आलाकमान फैसले को चुनौती के रूप में देखा जाता, उनका वहां न जाना, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, क्या इसके बाद वो सिद्धू को माफ करेंगे, सिद्धू को जाकर बाद माफी? ठीक है अरुण, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के कमान संभालने के लिए कल बड़ा कार्यक्रम चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय पर रखा गया है और उसमें कैप्टन अमरिंदर के पहुंचने की जानकारी आ रही है। हो सकता है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो ये कहा जा रहा है कि एक पोस्चरिंग के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, लेकिन क्या वो कल के बाद तस्वीर फिर वैसी दोबारा नजर आ सकती है, इस पर भी लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। इस बीच अब जो खबर है वो भारी बारिश से जुड़ी हुई, तबाही से जुड़ी हुई, जिनकी तस्वीरें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों की सूरत बिगड़ गई है। परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की जुड़ी हुई, और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से लोगों की जिंदगी इस वक्त बेहाल है। महाराष्ट्र के चिपलून में मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाही मचानी शुरू कर दी है इस बारिश ने। वहीं इतनी बारिश हो रही है कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं, सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। मतलब ये कि सड़क सीने तक वहां पर पानी भरा हुआ है। अगर कोई वहां खड़ा हो जाए तो आपकी सिर्फ गर्दन ही दिख पाएगी। और ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं और ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर कि सड़क पर दरिया बह रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। सड़क किनारे मौजूद सब मकान डूब गए हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही पानी में समा गया हो। कल रात में 4 बजे से चिपलून और आजू बाजू का जो परिसर है वहां बड़ी तरह से बाढ़ का पानी जोर से आना चालू हुआ, और अभी चारों तरफ मुंबई से आने वाला रास्ता भी बाढ़ मतलब बंद हो गया है। वहां कराड़ से चिपलून में आने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। गोवा से चिपलून आने वाला भी रास्ता बंद हो गया है। इसी के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो तैयारी की गई है वो थोड़ी उसमें बाधा आ रही है।
और महाराष्ट्र के सतारा की ये तस्वीरें देखिए, भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, नदियां उफान पर हैं और पूरे इलाके में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से वहां कुछ इलाकों का संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर फंसे दिखाई दिए। वहीं मकानों के आसपास पानी ऐसा बहता दिखा कि मानो वहां कोई उफनती नदी तेज बहाव में बह रही हो। वहीं पानी की रफ्तार भी इतनी तेज थी कि उसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां बने पुलों के ऊपर तक पानी आ गया, जिसके बाद गांव के गांव टापू बने नजर आए। कट्टा तुटला, पाणी वाढलं, पुलावनं पाणी गेलं रे गेलं। और रत्नागिरी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया है, जिसके बाद उसके ऊपर बना एक पुल नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया। पुल के बहने से आसपास के कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। तस्वीरें देखिए और किस तरह से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश कहर बनकर टूट रही है, उसकी लगातार आपके सामने तस्वीरें रत्नागिरी से ये हैं। और मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया है, जिसके बाद उसके ऊपर बना एक पुल नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया। पुल के बहने से आसपास के कई शहरों का संपर्क शहरों से टूट गया है। पुलावनं पाणी गेलं रे गेलं। और अगली तस्वीर आपको महाराष्ट्र के उल्हास नगर से दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश हुई है और वहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं और जिन रास्तों पर गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, उन पर नाव चलती नजर आई। प्रशासन ने नावों के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। पहाड़ों से पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। भारी बारिश की वजह से वहां सड़कें दरिया बनी नजर आईं। सड़कों पर पानी का कब्जा होने से वहां से गुजर रहे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र की तस्वीरें। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, सोचिए जो लोग वहाँ पर होंगे उन्हें किस तरह की दहशत हो रही होगी। इन इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है और ऐसा पानी बहता हुआ दिख रहा है कि मानो वहाँ कोई झरना बह रहा हो। जहाँ तक नजर गई वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखा। भारी बारिश की वजह से वहाँ सड़कें दरिया बनी नजर आईं। सड़कों पर पानी का कब्जा होने से वहाँ से गुजर रहे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। और अगली तस्वीर आपको महाराष्ट्र की कसारा से दिखा देते हैं। भारी बारिश और जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मलबा हटाने तक रोकना पड़ा। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते काफी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। इस तबाही से रेलवे भी नहीं बच पाई है और नासिक में खासा असर देखने को मिला है। मेरे साथ बात करने के लिए मध्य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार सर हैं। सर, सबसे पहले जान लेंगे ताजा स्थिति क्या है इस वक्त। देखिए, दोनों घाट सेक्शन जो है मुंबई डिवीजन के, कसारा घाट सेक्शन, भोर घाट सेक्शन में भारी वर्षा के कारण वहाँ पे कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, कई जगहों पर बोल्डर्स गिरे हैं। तो वहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क जो है वॉर फुटिंग पर चल रहा है। हमारे जनरल मैनेजर श्री आलोक कंसल खुद पर्सनली उसे मॉनिटर कर रहे हैं। डीआरएम हैं शलभ गोयल जो भी कंट्रोल से उसे मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स, एडीआरएम, एचओडी लेवल के ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। और सारी जितनी हमारी यंत्रणा है, सारी सिस्टम जो है वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। तो हमने जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है कल्याण से इगतपुरी, यहाँ पे उम्बरमाली स्टेशन पर ट्रैक वॉश आउट हुआ था, वहाँ पे हमने ट्रैक फिट कर दिया है। खड़ौली वाशिंग सेक्शन में ट्रैक वॉश आउट हुआ था, वहाँ पे हमने ट्रैक फिट कर दिया है।
अंबरनाथ बदलापुर में जो वाटर लॉगिंग होकर वहाँ पे क्षति पहुंची थी ट्रैक को, वो भी हमने फिट करके जो सुबह अंबरनाथ से CST गाड़ी चल रही थी, अभी बदलापुर तक गाड़ी चल रही है। लेकिन इसके बाद बदलापुर वांगनी करजत जो सेक्शन है वहाँ पे अभी भी ट्रैक के ऊपर पानी है। वहाँ पे पानी रिसीड होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ट्रैक हमारा कितना डैमेज हुआ है, बाकी हमारे एसेट्स कितने डैमेज हुए हैं, उसके बाद ही अनुमान लग पाएगा कि इसको कितना समय लग पाता है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। मुंबई के नजदीक भिवंडी इलाके में मौजूद गणेश नगर नाम का एक गांव पानी में डूब गया। गांव में रहने वाले करीब 20 लोग वहां फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए ठाणे से NDRF और TDRF के जवानों को भेजा गया। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। भिवंडी के कुछ दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भिवंडी की है और इस भिवंडी के इलाके में देखिए, आपकी निगाह जहां तक जाएगी, आपकी नजर जहां तक जाएगी, पानी ही पानी सैलाब बनकर दिखेगा आपको। कोल्हापुर में इलाके इस तरह से पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिख रहा है। बताया गया है कि पानी भरने की वजह से प्रशासन ने वहां सुरक्षा के लिहाज से कई रास्तों को बंद कर दिया है। वहीं कुछ जगहों पर लोग घुटनों तक भरे पानी में मजबूरी चलते नजर आए। वहीं सड़कों के दरिया बनने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी उन पर ब्रेक लगाना पड़ा। ये तस्वीरें कोल्हापुर की है और देखिए यहाँ पर भी आलम वैसे ही है जैसे बाकी इलाकों की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी। बारिश आई और मुसीबत लोगों के लिए लेकर आई है। आप नजर डालिए, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी पानी का कब्जा दिखेगा और इस पूरे इलाके में देखिए आदमी तक एक नजर नहीं आ रहा है। जो भी हैं वो किनारे पर खड़े हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर पानी थमे। और देखिए ट्रक भी खराब हो गया है। जो लोग हैं वो मजबूरी में घर से बाहर निकलकर रास्तों को तय कर रहे हैं, लेकिन रास्तों में कब कोई हादसा उनके साथ हो जाए उनको खुद भी इस बात का अंदाज नहीं होगा।